तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन ज्योमेट्री। तो एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल आपसे पूछा जाए, तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। बाकी तो मान लो आपके पास कोई 3 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। ट्रायंगल के कोई 3 पॉइंट आपको गिवन है। इस तरह से मान लो कोई ट्रायंगल है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भैया आपको इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का बता दो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले भाई फार्मूला पता होना चाहिए। जब फार्मूला पता होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन हो किसी ट्रायंगल के, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो होगा, अगर आप उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म से निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर होगा x2 y2 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? x3 y3। अब आप इसको डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और पहली बात ये ध्यान देना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो आप उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे नेगेटिव को। उसके बाद देखिए यहीं से ये आपका फॉर्मूला बनता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। देखिए जब इसको आप लोगे तो इधर आप क्या करते हो? इधर ऐसे क्रॉस करते हो, इधर ऐसे करते हो, है ना। तो y2 माइनस y3 यहीं से आता है। तो इसका जो दूसरा फॉर्म आपको दिखता है कुछ इस तरह से, आपने सीखा होगा कि 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर आप मैं इसका नाम दे दूं, दिस इज फॉर A, दिस इज फॉर B एंड दिस इज फॉर C। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2। यहाँ पर जब आप x1 को लेते हो तो आपके पास क्या आता है? यहाँ पर y2 माइनस y3 आता है ना। फिर जब आप x2 को देखते हो, यहाँ पर देखिए x2 को जब आप देखते हो तो आपके पास क्या करते हो? जिसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो उसमें उस पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि मैंने x2 को देख रहा हूं, सपोज करो कि मैंने x2 को देख रहा हूं, तो आपको करना क्या होगा कि इस x2 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा होगा उसको आपको डिलीट कर देना, और जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको माइनस लगा के लिख देना। तो आपको क्या बचेगा? इधर देखो, इधर ये बच रहा है, इधर ये बच रहा है, और इधर आपका ये और ये। यहां से आ जाता है आपके पास x2 जैसे आप लेते हो तो पहले आप साइकिल में चलोगे तो y3 माइनस का आप y1 लिखोगे, फिर आप नेक्स्ट जब चलोगे x3 में तो सेम फंडा x3 के साथ होगा, मतलब उसमें x3 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आएगा उसको डिलीट कर देना, बाकी जो बचेगा साइक्लिक ऑर्डर में उसको लिख देना, तो y1 माइनस y2 आएगा। तो यहीं से आपका ये फार्मूला निकलता है जिसको आपने लर्न किया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 टाइम y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिख दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका पॉजिटिव। अगर मान लीजिए आपने सपोज किया, सॉल्व किया और वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप माइनस को इग्नोर करना, उसके बाद वैल्यू को पॉजिटिव लिख देना, ठीक है, और उसके यूनिट के साथ लिखना। देखिए क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, आपके पास यहाँ पर 3 वर्टिसेस दे रखा है। इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं भैया कि x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3। अच्छा, अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया की हमें बात करना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है? -2। फिर क्या आता है? y1 की वैल्यू कितनी है? -3। फिर क्या आता है? 1 आता है। फिर आपके पास x2 आता है, x2 कितना है भाई? 3 है। फिर y2 आता है, फिर 1 आता है फार्मूला में, है ना। फिर x3 आता है मतलब -1, फिर y3 आता है -8 हो गया, और ये 1। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो ये 1/2 होगा, चूंकि हम लोग डिटर्मिनेंट में ये जानते हैं साइन वाला, ये हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चूंकि ये जो है प्लस माइनस जो है मैं लिख रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है? को फैक्टर में जो -1 की पावर i प्लस जे वाला रोल करता था वही है यहाँ पर। तो डायरेक्ट आपको यूज करना है तो हम लोग ऐसे समझते हैं इसको, इन 4 प्लेस पर नेगेटिव होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो पहले ये वाला तो प्लस माइनस रहेगा तो -2 आने वाला है, फिर अपने पास ये 2 हो जाएगा और ये प्लस का 8 हो गया, ठीक है। फिर एक माइनस और एक वहां से माइनस आ गया तो +3 हो गया। अब देखो
जिस भी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो उस पॉइंट वो आपको देखना। जैसे सपोज करो कि अपन ने -3 को चूज किया, ठीक है, तो -3 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो तुरंत, जो बच रहा है मल्टीप्लाई करके माइनस लगा के लिख दो। ऑर्डर में लिखना जिस भी ऑर्डर में आप चल रहे हो। तो अपने पास यहाँ पर जब -3 को अपन ले रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 3 आएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 1 लोगे। अब यहाँ पर -24 आएगा, ठीक है, और +2 आ जाएगा। अब देखो इसी को सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये 1/2 हो गया, ये आपका -20 हो गया, ये +12 हो गया, ये -22 हो गया। तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू -30, मतलब आपको मिल गया -15। अब चूंकि हमें पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं होती है तो नेगेटिव को अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अगर वही आप डायरेक्ट जो फार्मूले से आप लिखते तो आप क्या करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फार्मूला लगाते। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आप क्या लिखते, यही तो फार्मूला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1, ठीक है। फिर आपके ये ऑर्डर में ही चलना है, ठीक है। फिर x3 क्या था, y1 माइनस का y2, यही फार्मूला था। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखें तो देखिए क्या आता है आपके पास, ये 1/2 रहेगा, x1 की वैल्यू -2 है, y2 में से y3 को माइनस करना है, तो y2 अपने पास कितना है भाई, y2 जो है आपके पास 2 है और y3 -8 है तो +8 हो गया। फिर आपको x2 को लेना है, x2 आपके पास कितना है, +3 है, y3 माइनस का y1 करना है, तो y3 -8 है और y1 आपका कितना है, -3 मतलब +3 हो गया, ठीक है। फिर आपको जाना है कहाँ पर, x3 के पास, x3 आपका नेगेटिव है तो -1 हो गया। फिर y1 माइनस y2 करना है, तो y1 आपका कितना, -3, y2 आपका कितना 2 है तो -2 हो गया। अब देखो क्या सेम आंसर आता है, आप सॉल्व करके देखो। तो भाई ये कितना हो गया, ये -20 हो गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा -5, -15 हो गया और ये आपका हो गया +5। ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू में आपका -30, मतलब आपको मिल गया -15, ठीक है। अब चूंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव लेना नहीं है तो हम यहाँ पर पहुंचाएंगे, क्योंकि इग्नोर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेगेटिव होता नहीं है। तो देखो तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखा है कि दिस इज फॉर डिटरमिनेंट ऑफ, दिस इज 2a x1 y1 2b x2 y2 2c x3 y3 किसके बराबर है भैया, ये जो बराबर है ABC/2 और कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0, इन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस ये हैं तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। अब इसका हमें यूज करना है, ये जो हमारे पास गिवन है ये गिवन है, तो आपको इसका यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। 2 कॉमन है तो ओवरऑल कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं उस कॉलम से, ठीक है। तो 2 को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये a, यहाँ b और यहाँ पर c, और ये आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल टू कितना है भाई, इक्वल में है आपका ABC/2, इसको भी इधर ही डिवाइड कर दो। तो देखो अपने पास यहां से आ जाएगा ABC x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये किसके बराबर हो गया, ABC/4 के, ठीक है।
अभी हम लोग इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, अगर हमारे पास वर्टिसेस ये गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है। अब हमारे पास वो वर्टिसेस क्या गिवन है, तो वर्टिसेस आपके पास गिवन था और वो गिवन है फॉर x1 अपान में a, y1 अपान में a, x2 अपान में b, y2 अपान में b, x3 अपान में c, y3 अपान में। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1। x1 अपने पास क्या है, x1 जो है वो है x1 अपान में a, फिर आता है y1 अपान में a और फिर यहाँ पर आता है 1। उसके बाद आता है यहाँ पर x2 अपान में b, y2 अपान में b और फिर 1 आएगा। यहाँ पर फिर आएगा x3 अपान में c, y3 अपान में c और 1 आएगा। ठीक है ना। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से सब में इस, अगर आप देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये ए है, तो अपन यहाँ पर अगर 1/a इस रो से, देखिए ये R1 रो है, ये आपकी R2 रो है और ये आपकी R3 रो है। तो अगर R1 रो से 1/a को कॉमन करें तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में 1/b, और R2 से 1/b कॉमन कर लेते हैं और R3 से 1/c कॉमन। ठीक है, अब आपके पास देखो क्या बच रहा है उसको लिख दो। यहाँ पर बचेगा आपका x1, यहाँ पर 1, जब आप 1/a कॉमन करोगे यहाँ पर 1 था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a का। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा x2, यहाँ पर y2 और यहाँ पर बचेगा b, यहाँ पर बचेगा x3, यहाँ पर बचेगा y3 और यहाँ पर बच जाएगा c सपोज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये किसके बराबर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो 1/2 टाइम्स ABC हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू आपने निकाला है, इसकी वैल्यू आपके पास कितना था, अगर आप ध्यान दो तो आपके पास वहां पर जो भी बैग में हम लोगों ने देखा था वो ये था कि डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर ABC था, यहाँ पर x1 था, y1, x2 था, y2, x3 था, y3, किसके बराबर था, ABC/4 के बराबर था। ये मान लो गिवन था। अब अपने पास देखो यहाँ पर ये है, तो अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँ और फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं तो एक बार माइनस फिर अगेन माइनस, ये जो है बराबर इसके हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं, किसको हम इधर लिख दें, x1, x2, x3, y1, y2, y3, a, ये बराबर हो जाएगा इसके ABC/4। ठीक है, हमने जब एक बार एक कॉलम को शिफ्ट किया है तो एक माइनस आएगा, फिर अगेन शिफ्ट करेंगे फिर से तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, ABC/4। अब देखो ABC से ABC कट गया, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। ठीक है, तो 1/8 क्या हो गया, ये स्क्वायर यूनिट। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या भाई सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पर 1/8 इस क्वेश्चन का क्या था, फाइनल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशंस पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट हैं और वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो आपके पास अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कब आएगा, जब आपके पास वो तीनों पॉइंट, जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट हैं ABC, अगर वो कोलिनियर होते हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है ना कि 1/2
डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, फिर होता है x2 y2 1, x3 y3। अब ये अगर 0 है तो ये 1/2 का भी डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस डिवाइड होगा तो 0 ही, मतलब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आपका 0 आ जाता है। तो यहीं से आपका ये लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब होगा, जब आपके पास ट्रायंगल के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, उस केस में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द पॉइंट, यहां पर आपके 3 पॉइंट है, तो इसका हम लोग सबसे पहले नेमिंग कर लेते भाई, x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। ठीक है, अब देखो ये 3 पॉइंट है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कह रहा है फ्रॉम अ ट्रायंगल, या फिर ये कोलिनियर होंगे, या फिर ये मीनिंगलेस होंगे, या फिर नन ऑफ दीज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अगर वो 0 आएगा कोलिनियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालोगे आपके पास, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये x1 के स्थान पे a रखेंगे, फिर y1 के स्थान पे b प्लस c रखेंगे, और यहाँ पर 1 होता है। फिर आपके पास ये x2, फिर y2 मतलब c प्लस a, फिर ये 1, फिर यहाँ पर आपका c हो गया, फिर आपके पास ये a प्लस का b, और फिर ये आपका 1। ठीक है, क्या यहाँ तक आप सहमत है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ आपका डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कि C1 को हम लोग, C1 जो क्या है कॉलम है, इसको हम लोग चेंज करते हैं किससे, C1 प्लस C2 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया, जिसको आप चेंज कर रहे हैं इसका जो कोफिशियंट होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर C1 और प्लस C2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो C1 तो का चेंजमेंट हो जाएगा, C2 और C3 फिक्स रहने वाले हैं। मतलब यहाँ पर मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आपका b प्लस सी, ये आपका 1 है। यहाँ पर भी मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आपका c प्लस a है, और ये आपका 1 है। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी आपका क्या है a प्लस बी है, और इधर अपने पास 1। अब देखो यहाँ पर तीनों में आपके कॉमन है ABC, इस फर्स्ट कॉलम में अपन कॉमन कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी को इस फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर 1 1 1 बचेगा। यहाँ पर क्या आ गया, ये b प्लस सी, ये c प्लस ए, और ये आपका a प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 1 1। अब जरा देखो यहाँ पर जो C1 एंड जो C3 है, C1 कॉलम और C3 कॉलम कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और जब आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब हमें यहाँ से मिल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था वो 0 आ गया, और जैसे 0 आ गया यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि पॉइंट क्या है, पॉइंट आर कोलिनियर। पॉइंट कैसे हो गए भैया, कोलिनियर हो गए। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास की इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सपोज करते हैं कि अपने पास कोई 2 पॉइंट है, एक आपके पास ए पॉइंट है, दिस इज फॉर x1 कामा y1, और एक आपके पास दूसरा बी पॉइंट है, दिस इज फॉर x2 कामा y2। ठीक है, एंड यहाँ पर एक पी पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। एक पी पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, पॉइंट ए एंड बी। तो देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो यहां से हमारे पास कंडीशन निकलेगी कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये x होगा, x जो ये पॉइंट है x y, और ये 1 होगा। यहाँ पर आएगा x1 y1 और 1, यहाँ पर आएगा x2 y2
और 1, इसकी जो वैल्यू आएगी आप निकालोगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यहां पर आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, हम इसका नेमिंग करते हैं भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये आपका y2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक लेट कर लेते हैं, एक पी पॉइंट होगा जो इन दिनों दोनों पॉइंट का क्या करा, लाइन ज्वाइनिंग कर रहा होगा। तो जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब डेल इज इक्वल टू क्या होता है, डेल इज इक्वल टू यही होगा ना फॉर्मूला में कि दिस इज फॉर x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल किसके होगा, 0 के। अब सारी वैल्यू उठा के इस पे रख दीजिए, तो जैसे अपन वैल्यू रखोगे एक्स वाई और ये 1 तो रहने वाला है, x1 की वैल्यू पता है 3, y1 की वैल्यू पता है, ठीक है, फिर x2 पता है, फिर यहाँ पर y2 पता है ना, इक्वल टू में 0। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो जब हम लोग यहाँ x को लेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस का 3 होगा। फिर जब y को लेंगे, चूंकि यहाँ पर हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर रहे हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, माइनस वाई होगा, चूंकि वो अल्टरनेट चलता है ना, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। क्या आप लिंक कर पा रहे हो पीछे जो बताया गया है? हाँ, तो यहाँ पर आपके पास ये 3 माइनस का 9 और ये फिर प्लस का 1 होगा, तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस का 9। अब आप देखो ये इक्वल किसके होगा, 0 के। अब आप यहाँ से सॉल्व करो तो ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया प्लस का 6y, यहाँ पर बराबर में 0, ये हो गया x माइनस 3y बराबर में 0। यही आपका आंसर हो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, x माइनस 3y बराबर, क्या आप समझ पा रहे हो, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? मतलब आपके पास अगर कोई दो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपसे पूछे तो आप क्या करिए, डेल्टा की वैल्यू 0 कर दीजिए। आपके पास कोई दो पॉइंट होगा तो एक पी पॉइंट होगा जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा लाइन से, तो डेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और डेल का फॉर्मूला क्या, x1 y1 1 x2 y2 1। ठीक है, फिर उसको वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी जो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं, दिस इज फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड है। एक तो अपने पास फर्स्ट मेथड है कि भाई आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर दो बाय द क्रैमर रूल की हेल्प से। दूसरा आपके पास मेथड आता है भाई आप इसको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व कर दो बाय द गॉस जॉर्डन मेथड से। ठीक है, जो क्रैमर रूल्स है डिटर्मिनेंट का वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। गॉस जॉर्डन मेथड जैसे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th में हो आप, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस में पर्टिकुलर वो मेंशन कर देगा कि भैया इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है या फिर क्रैमर। अगर वो क्रैमर बोल रहा है तो क्रैमर से सॉल्व कर देना, अगर वो मैट्रिक्स मेथड बोल रहा है तो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो सपोज करिएगा कि उस कंडीशन में आप सॉल्व करिए, मान लीजिए आपको मैट्रिक्स मेथड बोला गया, आपको नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहां पर क्रैमर रूल लगा करके उसको सॉल्व कर देना, कुछ ना कुछ आपको मार्क मिल जाएगा। बट अगर वो पर्टिकुलर मेंशन किया है तो प्रयास करिएगा कि जिस भी, अगर वो क्रैमर रूल बोल रहा है तो क्रैमर लगाइएगा, गॉस जॉर्डन बोल रहा है तो गॉस जॉर्डन। बट यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग डिटरमिनेंट को बाय द क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस की ओर मूव करना होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रांग होगा उतना ही आप फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो क्रैमर रूल सबसे पहले हम लोग 2x2 के लिए देखते हैं। मतलब 2x2 का सेंस किससे है, मतलब उसमें दो वेरिएबल्स है। सपोज करो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी है, दो इक्वेशन, एक तो है आपके पास a1x b1y इज इक्वल टू में c1 है, और दूसरा इक्वेशन है कि दिस इज फॉर a2x b2y इज इक्वल टू में c2। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हमें क्रैमर रूल्स लगाना है, तो क्रैमर रूल्स के लिए x इक्वल टू क्या होता है, दिस इज फॉर फार्मूला होता है d1/d, और y इक्वल टू क्या होता है, दिस इज फॉर d2/d। अब समस्या आती है कि सर यहाँ पर d1 क्या है, d क्या है, d2 क्या है, d d1 d2 क्या है। तो यहाँ पर जो d बताता है
डी आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट को बताता है। यहाँ पर जो वेरिएबल्स के जो भी कोफिशिएंट है उसको आप लिख दीजिए फर्स्ट इक्वेशंस में। ये A1, ये है B1, ये है A2, ये है आपका, ये D है। अच्छा, समस्या आती है सर ये D1 क्या है, तो D1 ये है। अब इसका सॉल्व करके यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल लेना, ठीक है। अब देखो ये जो आपका C1 C2 है, अगर आप इस A1 A2 के स्थान पे रख दो, मतलब यहाँ पर रख दो C1 C2 और इसको ऐसे ही रहने दो B1 B2, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करोगे तो D1 दे देगा, ठीक है। समस्या D2 क्या होगा सर, भाई फर्स्ट वाले को छोड़ दो A1 A2 को, B1 B2 के स्थान पे क्या रख दो, C1 और C2 को रख दो, यहाँ से D2 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। जैसे आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकाल देना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और जब सारी वैल्यू निकल जाए तो यहाँ पर उठा करके रख देना, तो आपको क्रैमर रूल की हेल्प से और एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। सेम कंडीशन 3x3 के लिए भी होगा। यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है कि एक्स इज फार्मूला क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू D1/D और y इज इक्वल टू D2/D, जहां पर वेयर D आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा A1 B1 A2 B2, ठीक है। और D1 क्या होगा भाई, इस A1 A2 के स्थान पे आप C1 C2 रख देना, फिर अगेन आप दूसरी बार जब D2 निकालोगे तो B1 B2 के स्थान पे C1 C2 रख देना, ठीक है। प्रोवाइडेड यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इसका यूज कर रहे हो, इस क्रैमर रूल लगा रहे हो, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होगा। अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो हो गया तो भाई क्रैमर रूल नहीं लगाओगे, फेल कर जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, 3x3 के लिए, 3x3 का सेंस किसके, मतलब उसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड होंगे, कोई 3 वेरिएबल्स होंगे। इक्वेशन कुछ आपके पास इस तरह से होगी, कोई 3 इक्वेशन होंगी। दिस इज फॉर A1x प्लस का B1y प्लस का C1z बराबर में D1। दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी भाई, A2x प्लस का B2y प्लस का C2z बराबर में D2, ठीक है। तीसरी इक्वेशन होगी आपके पास A3x प्लस का B3y प्लस का C3z बराबर में D3। ये आपके पास कोई 3 इक्वेशन होंगी। अब आप इसको डिटर्मिनेंट से सबसे पहले इसका D निकालोगे, तो D आपके पास कैसे निकालोगे, D इक्वल टू इन तीनों को आप लिख दो, इसके जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं तीनों इक्वेशंस के लिख दो, A1 B1 C1, के बाद A2 B2 C2, फिर उसके बाद आपका A3 B3 और, अच्छा ये आपका D हो गया। अब समस्या आती है कि सर D1 कैसे निकालें, तो D1 के लिए आपको क्या करना है, ये जो ये D1 D2 जो स्मॉल में D1 D2 इस फर्स्ट वाले का स्थान पे रख देना। यहाँ पर जैसे आप डालोगे D1 D2 D3, इन दोनों को फिक्स कर दो, B1 B2 B3, फिर C1 C2, इस तरह से आप D1 की वैल्यू निकाल देना डिटरमिनेंट की, ठीक है। सेम कंडीशन आप D2 के लिए भी करोगे, तो D2 के लिए आप क्या करना, इस बार B1 B2 इस वाले में आपको ये वाला D1 D2 को डाल देना इसके स्थान पर। A1 और A और C वाला फिक्स रहेगा, मतलब A1 A2 और A3 ये फिक्स है, और यहाँ पर आप क्या डाल रहे हो, D1 D2 D3, यहाँ पर ये C1 C, यहाँ से आप D2 निकाल देना। अब फिर इसी तरह आप D3 निकाल देना, तो D3 अगर आप निकालोगे, मान लो अपन यहाँ पर बता देते हैं कोई D3, अगर हम लोग यहाँ पर क्या निकाले, D3 निकाल रहे हैं, तो D3 निकालोगे तब की बार क्या करोगे, यहाँ पर डालोगे वैल्यू को, D1 D2 D3 को इसके स्थान पे डालोगे, बाकी दोनों फिक्स रहेंगे, मतलब A1 A2 A3 ये भी फिक्स रहेगा, B1 B2 B3 भी फिक्स रहेगा, और यहाँ पर क्या डाल दोगे, C1 C2 C3 के स्थान पे डालना है आपको D1 D2 D3, ठीक है। ऐसे आप माइंड में, ऐसे आप एकदम सिंपल वे में आप सोचो कि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए, कि कोई भी क्वेश्चन आए फिर कॉन्सेप्ट पता है तो भाई कुछ भी करके सॉल्व तो कर लोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं इसके आगे। यहाँ पर आपका जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है, एक्स इक्वल टू निकालने, एक्स निकालने का फार्मूला D1/D, वाई फाइंड आउट करने का, वेरिएबल वाई फाइंड आउट करने का D2/D। अच्छा, जेड के लिए क्या होगा भाई, D3/D। समझ गए भैया। अच्छा, अब आपको पता हो गया कि D1 क्या होगा, D2 क्या होगा, D3 क्या होगा, D कैसे निकालेंगे, तो D आपको बता दिया, ये है D, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अब इसके स्थान पे अगर D1 D2 D3 को डाल दोगे तो वहां से D1 निकल जाएगा। इसके स्थान पर यहाँ पर अगर B1 B2 B3 के स्थान पर D1 D2 D3 डाल दोगे तो आपको D2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप इस C1 C2 C3 के स्थान पर D1 D2 D3 डाल दोगे तो आपको D3 मिल जाएगा। ध्यान दे रहा है कि जब भी आप क्रैमर रूल अप्लाई कर रहे हो डिटरमिनेंट
सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, उसको देखना क्या भैया ये नॉन जीरो आ रहा है, जब नॉन जीरो आ रहा है तो आगे की प्रक्रिया करना, अदरवाइज फेल हो गया फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्रैमर रूल्स के कुछ यहाँ पर और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि अगर सपोज करो आपने क्रैमर रूल लगा रहे हो, आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आपको क्या देगा, यहाँ पर वो यूनिक सोल्यूशन आपको देगा। दूसरा है कि अगर मान ले हमने सर डिटरमिनेंट निकाला और हमें जीरो मिल गया। अच्छा, जब डिटरमिनेंट जीरो आपको मिल जाएगा तो अपने पास यहाँ पर दो कंडीशन मिलेंगी कि आपको ये देखना है कि ये जो D1 D2 D3 की वैल्यू है ये क्या हो, नॉन जीरो है, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए। मतलब आप D1 D2 D3 निकालो और उसमें से कम अगर एटलीस्ट वन भी नॉन जीरो आ गया तो आपको क्या दे देगा, वो नो सोल्यूशन आपको दे देगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि सर हमने D1 D2 D3 निकाला और तीनों के तीनों जीरो हो गए, इधर D भी जीरो है, D1 D2 D3 भी जीरो है, तो हमें या तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा या फिर नो सोल्यूशन देगा। अच्छा, नो सोल्यूशन कब देता है, जब आपकी प्लेन कैसी हो, पैरेलल हो, मतलब जो आपकी वो तीन इक्वेशन गिवन होंगी ज्योमेट्रिकली आप देखो तो अगर वो प्लेन पैरेलल होगी। अच्छा, प्लेन पैरेलल आप कैसे चेक करोगे कि भाई कोई भी तीन प्लेन पैरेलल कब होंगी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। प्लेन पैरेलल मान लो सपोज करो कि दो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दो इक्वेशन देख लेते हैं भाई। एक हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 1, ठीक है, और एक हमारे पास इक्वेशन है कि 2x प्लस का 2y प्लस 2z बराबर में 3। हमें यहाँ पर देखना है a1 बाई a2 करना है, इक्वल होने चाहिए b1 बाई b2 के, और ये भी इक्वल होना चाहिए किसके, c1 बाई c2 के, बट डज नॉट इक्वल टू d1 बाई d2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका क्या होगा, प्लेन जो है वो आपका पैरेलल होगा। अगर आप यहां पर निकालोगे तो क्या होगा, दिस इज फॉर 1/2 इक्वल टू में 1/2 इक्वल टू में 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/3। यहाँ पर मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लेन के पैरेलल को चेक करते हैं। इसी तरह जब हम लोग थर्ड इक्वेशन पर देखें, मतलब और दो इक्वेशन होंगी फर्स्ट और सेकंड, जैसे मान लो कि हमने इस पर देखा, अगर दो इक्वेशन को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या देखेंगे, प्लेन के पैरेलल की बात कर रहे हैं तो प्लेन पैरेलल कब होगा, a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1 बाई b2 के इक्वल होना चाहिए किसके, c1 बाई c2 डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, d1 बाई d2 के। तो इस तरह से ये दोनों अगर ऐसा आ रहा तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हो गई। इसी तरह जब आप इन दोनों का निकालोगे a2 बाई a3 b2 बाई b3 c2 बाई, तो आपके पास ये दोनों अगर पैरेलल है, फिर आप फर्स्ट और थर्ड को अगर तीनों इक्वेशन जो तीनों प्लेन है जो आपस में पैरेलल हो गई, तब आपके पास वो क्या देगा, नो सोल्यूशन देगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। इसी तरह आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा, दिस इज फॉर a2 बाई a3 b2 बाई b3 c2 बाई c3 डज नॉट इक्वल टू d2 बाई d3। फिर आप इस फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व करोगे, यहां से क्या होगा, फर्स्ट और जब थर्ड को लेकर सॉल्व करो, फॉर a3 बाई a1 b3 बाई b1 और c3 बाई c1 डज नॉट इक्वल टू d3 बाई d1। अब यहां से इन तीनों को मर्ज करोगे, अब इन तीनों को दे भाई, ये दोनों प्लेन पैरेलल, ये दोनों प्लेन पैरेलल, अब तीनों को देखो क्या तीनों प्लेन पैरेलल। अगर आपके पास इफ अगर तीनों प्लेन पैरेलल होंगी देन आपके पास वो क्या देगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। इस कंडीशन में डी भी जीरो हो, इफ डी जीरो हो एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 ये भी जीरो हो, ठीक है, एंड आपका प्लेन क्या हो, पैरेलल हो, तब उस कंडीशन में आपको क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है। अगर प्लेन पैरेलल नहीं होंगी,
मैक्सिमम केसेस में नो सोल्यूशन की केस आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि अगर आप देखो कि डी जीरो है, D1 D2 D3 भी जीरो है, तो मैक्सिमम केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन आप बोल देना, ठीक है। रेयर केस में आपका क्या करेगा कि नो सोल्यूशन की केस आएगी, वो कब आएगी, जब आपकी प्लेन पैरेलल होगी। क्या आप समझ पा रहे हो यहाँ तक? अगर आपके पास कोई, अगर तीनों प्लेन पैरेलल हुई तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपके पास दो प्लेन पैरेलल हुई और तीसरी वाली नहीं हुई, तब भी आप देखोगे तो मान लो दो प्लेन पैरेलल हो गई, तीसरी वाली उस पर परपेंडिकुलर टाइप की हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब वो एक जगह तो कट नहीं करेंगी, तीनों अलग अलग प्लेस पर कट कर रही होंगी, है ना। तब भी आपको क्या मिलेगा, वहां पर नो सॉल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है। तो जब वो एक जगह कट करेंगी तो आपको मिलेगा ना सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट है कि कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब वो यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे कि भाई सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोले या फिर नो सोल्यूशन बोले, ठीक है। होमोजीनियस कब होता है कि अगर आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब सपोज करो कि अगर आपके पास कोई तीन इक्वेशन है कुछ इस तरह से कि a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू में d1, दूसरी इक्वेशन है कि a2x प्लस का b2y प्लस का c2z बराबर में d2, और एक तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस का b3y प्लस का c3z बराबर में d3। तो अगर ये जो d1 d2 d3 है, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, अगर ये जो कांस्टेंट है अगर ये जीरो हो गए तो होमोजीनियस होगा। अगर इफ d1 d2 d3 डट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपके पास ये क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि सर ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा, अगर ऑल वेरिएबल उसके जीरो है। ऑल वेरिएबल का सेंस इससे है कि भाई एक्स वाई और जेड की वैल्यू, एक्स भी जीरो है भाई, वाई भी जीरो है और जेड भी जीरो है। अगर तीनों जीरो है तो आपको क्या दे देगा, वो ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। ज्योमेट्रिकली अगर बोले उसको, ज्योमेट्रिकली हम लोग ये बोल सकते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से पास आउट कर रहा होगा, ज्योमेट्रिकली आप देखो तो क्या होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड जीरो हो रहा है, इसका मतलब वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तभी उसके ऑल वेरिएबल क्या है, जीरो है, ठीक है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में हो गया कि भाई कंसिस्टेंट कब होंगे, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब वो यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट कब होगा कि भाई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, तो नो सोल्यूशन की केस होती है। होमोजीनियस कब बोलेंगे कि भाई d1 d2 d3 अगर जीरो है तो होमोजीनियस होगा, अगर वो जीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। ट्रिवियल का मतलब क्या है कि भाई एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। ज्योमेट्रिकली क्या, पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्रैमर रूल हम लोग होमोजीनियस के लिए देखते हैं कि होमोजीनियस यहाँ पर हमारे पास क्या हो। होमोजीनियस में हमने बताया कि d1 d2 d3 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो ये अपने पास इक्वेशन है। तो अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ से d निकालोगे तो d क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। यह है a1, यह है b1, यह है c1, फिर a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बोल रहे कि सर d1 क्या होगा, तो d1 हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रैमर रूल्स में आपको पता है ना। ये क्या, ये d1 d2 d3 इसके स्थान पे डाल दो। जैसे यहाँ पर डालोगे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले कॉलम में, बाकी इन दोनों को फिक्स रहने दो, इसमें कुछ नहीं। b1 b2 b3 c1 c2 जैसे रहेगा। अब देखो यहाँ पर इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, जीरो हो गया, और जैसे जीरो हो गया इसका मतलब d1 की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये फर्स्ट कॉलम जीरो है। इसी तरह सिमिलर, सिमिलर आप d2 देखोगे,
B2 के लिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पर B1 B2 B3 के स्थान पे ये 0 0 0, मतलब ये वाला यहाँ पर 0 0 0 डाल दोगे, बाकी सब फिक्स रहेंगे, तब भी आपका ये D2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप D3 निकाल रहे होंगे तो D3 में भी आपका सेम काम होगा कि भाई यहाँ पर A1 B1, ये A2, ये B2, ये A3, ये B3। ठीक है, बाकी ये क्या है, ये 0 0, भाई वही जो डॉट लिखा हुआ है। तो अब अगर ये C3 भी 0 तो यहाँ पर ये D3 भी 0 होगी। समझ पा रहे हो क्या नहीं, D1 D2 D3, मतलब यहाँ पर आपके पास D भी, D आप निकालो, D1 कैसे, यहाँ पर D1 D2 D3 आपके पास क्या है, तो होमोजीनियस के केस में यहाँ पर क्या होगा, D1 भी 0 है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू क्या होगा जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हो क्रैमर रूल्स में हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x इक्वल टू D1/D, y इक्वल टू D2/D और z इज इक्वल टू D3/, ठीक है ना। तब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू कहां पर डिपेंड करेगी, डी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि D1 D2 D3 यहाँ पर क्या है, 0 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अब डिपेंड कहां पर करेगी, उस डिटर्मिनेंट पर करने वाली सारा कुछ माजरा इस डी पर डिपेंड करेगा। तो अगर ये डी पर डिपेंड करेगा तो फिर से अपने पास केस बनेंगी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए कि अगर आपका ये जो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब वो आपको ट्रिवियल सोल्यूशन देने वाला है। अगर फिर से यहाँ समस्या है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उसको अगर जैसे डिटरमिनेंट 0 हुआ मतलब वो ट्रिवियल तो नहीं देगा, नॉन ट्रिवियल हो गया। नॉन ट्रिवियल बोले या फिर उसी को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं या फिर उसी को हम लोग नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसके तीन नाम है डिफरेंट डिफरेंट, नॉन ट्रिवियल भी बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोलते हैं और नॉन जीरो सोल्यूशन भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सपोज करो कि भाई ट्रिवियल सोल्यूशन किस केस में आता है, जब आपके पास एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, एक्स वाई जेड आपके पास देखो फॉर्मूला क्या होता है क्रैमर रूल्स का, एक्स इज इक्वल टू D1/D, y इज इक्वल टू D2/D और z इज इक्वल टू D3/D। अब आपको पता है कि भाई अभी हमने बताया है कि होमोजीनियस की केस में D1 इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 आपके पास ये क्या होता है, 0 होता है। अगर ये आप यहां पर डाल रहे हो तो ये क्या होगा, 0/D, y क्या होगा 0/D और z क्या होगा 0/D। अच्छा, d जो है वो कैसा है, यहाँ पर नॉन जीरो है, मतलब x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, y की भी वैल्यू 0 मिलेगी और z की भी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, तो यहीं से आपका ये निकलता है। तब आपके पास जब तीनों वैल्यू 0 हो गई तो आपको क्या मिल जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब आपके पास अगर मान लो सपोज करो कि भाई डिटरमिनेंट हमारा कैसा है, 0 है, फॉर्मूला हम लोग यही लगाएंगे कि भाई x इज इक्वल टू क्रैमर रूल का D1/D होता है, y क्या होता है D2/D होता है और z क्या होता है भाई D3/D होता है। यस या नो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर d 0 है, D1 D2 D3 होमोजीनियस के केस में 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0। अच्छा, यहाँ पर दोनों 0, यहाँ पर भी दोनों 0। अब जरा देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 0/0 का यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट की केस हो गई। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर नीचे नॉन जीरो होता तो 0 होता, या फिर आप मान चलो कि अगर ऊपर आपके पास सपोज ऐसे ही, सपोज कि अगर D1 D2 D3 की वैल्यू आपके पास कुछ आ रही होती, मतलब 0 नहीं हो रही होती और नीचे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता, तो आपके पास वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नो सोल्यूशन की। ठीक है, अगर दोनों 0 हो रहा है तो इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि होमोजीनियस इक्वेशन हो, मतलब होमोजीनियस हो जिसका D1 D2 D3 की वैल्यू 0 हो,
और प्लस वो कैसा हो, नॉन ट्रिवियल हो, तो क्या करना, वहां पर डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, 0 हो। सिंपल सा अगर क्वेश्चंस में बोले कि भाई ये होमोजीनियस है और आप देख लेना क्या नॉन ट्रिवियल है, तो नॉन ट्रिवियल, होमोजीनियस प्लस नॉन ट्रिवियल किसको इंप्लाई करेगा कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 को, तुरंत कर देना, आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड मेथड है, एक मैट्रिक्स मेथड जिसे हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं। यहाँ पर भी आपके पास कोई 3 इक्वेशन है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x y, इधर का आपके कांस्टेंट आते हैं D1 D2 D3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एक्स लिखते हैं और इधर वाले को बी लिखते हैं। ये क्या हो जाता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर दोनों तरह हम लोग ए इनवर्स ऑपरेट कर देते हैं, ए इनवर्स बोथ साइड ऑपरेट करते हैं, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ये बी हो जाता। अब ये आइडेंटिटी हो जाता है, तो यहाँ से मिलता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना होता है एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको हम लोग या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है भाई एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं इज फॉर द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अपान में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये भी फार्मूला हम लोग, ठीक है। अगर आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आप निकाल रहे हो नॉन जीरो होना चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीरो हुई तब समस्या बढ़ती है। अब वो क्या क्या समस्या आएगी अगर जीरो हुआ, तो उसके लिए समझ लेते हैं। मैट्रिक्स मेथड से हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड, अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट पर वो डिपेंड करेगा, गॉस जॉर्डन मेथड, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका नॉन जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ने आपने निकाला और वो आपको क्या मिल गया, सिंपल से आपको नॉन जीरो मिल गया, आप तुरंत बोल देना कि भाई वो क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। अब समस्या कहाँ खड़ी होती है, समस्या यहाँ पर खड़ी होती है कि अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला और वो आपको जीरो मिल गया, उस केस में आपके दो केस बनेंगी, और वो दो केस आपको क्या देखना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आप निकालोगे, अगर ये नॉन जीरो आ गया तब आप बोलोगे कि भाई ये आपको क्या देगा, नो सोल्यूशन देगा। अगर सपोज करो कि आपने निकाला कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाला इंटू आपने उसमें बी किया और ये जीरो आ गया, मतलब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जीरो है, ज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी आपने किया वो भी जीरो आ गया, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैंने पीछे बात किया था कि अगर वो 0/0 का फॉर्म बनता था, 0/0 दोनों पे बनता था तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बन रहे थे, और जब आपके पास एक्स वाई जेड तीनों जीरो आ रहे थे तो यूनिक सोल्यूशन बन रहा था, जिसे आप ट्रिवियल सोल्यूशन बोल रहे थे। अच्छा एक केस और हमने बताया था कि अगर उसका नोमिनेटर आपका नोमिनेटर पर कोई वैल्यू आ रही होगी, सपोज करो कि मान लो नोमिनेटर में 1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इस केस में आपको क्या मिलता है, नो सोल्यूशन का केस बनता है। ठीक है, यहां पर क्या बनता है, नो सोल्यूशन का केस बनता है, डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूजिंग द क्रैमर रूल्स द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके पास लीनियर इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दे रखा है, मतलब 2x2 के लिए, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 17, और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास कि 3x प्लस का 5y इक्वल टू में 6। तो सबसे पहले यहाँ से आप डी निकालो, भाई क्रैमर रूल लगाना है। ये आपके क्या, ये 2 है, ये -1 है, ये 3 है और ये 5 है। यहां से डी निकालोगे तो 10 और प्लस 3 मतलब 13। अच्छा यहां से आपको क्या पता चला कि भाई डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, सही है। अब आगे क्रैमर रूल का हम लोग यूज कर लेते हैं।
अब देखो यहाँ से हमें यहाँ पर D1 निकालना है, तो D1 आपके पास क्या होगा, ये जो कांस्टेंट इसमें रख दो, 17 और 6 यहाँ डाल दिए, बाकी इसको ऐसे ही। ये आपके कितना हो गया, 85 और प्लस का 6, मतलब ये आपका हो गया 91, मतलब ये D1 आ गया। फिर आपने D2 निकाला, फिर मतलब ये फर्स्ट वाले तो फिक्स रहेंगे 2 और 3, और सेकेंड वाले कॉलम में हम लोग D1 D2 को डाल देते हैं, मतलब 17 स्मॉल D1 D2 को डाला है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और माइनस का 51, ये हो जाएगा माइनस का 39। तो अपने पास डी भी पता हो गया, D1 भी पता हो गया, D2 भी पता हो गया। जब भैया सब पता हो गए तो वैल्यू रख दो ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1/D होता है, और y इज इक्वल टू क्या होता है, D2/D। देखो यहाँ पर D1 कितना है 91, D कितना है 13, y क्या होगा आपके पास माइनस का 39/13, x इज इक्वल टू कितना 7, y इज इक्वल टू, है ना। तो मतलब आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इजी था या नहीं। क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पर आप जेड बना लीजिएगा, ठीक है। एंड करा है कि कैसा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, मतलब नॉन ट्रिवियल है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो होमोजीनियस है, नॉन ट्रिवियल है, तो आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट को जीरो कर देना है, सिंपल इतना ही करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा है, 3 इक्वेशन, x प्लस का 4ay प्लस का जेड ए इक्वल टू में 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस का 3by और प्लस का जेड बी बराबर में 0। और थर्ड इक्वेशन है x प्लस का 2cy प्लस का जेड सी इक्वल टू में 0। ये 3 इक्वेशन है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक 3 इक्वेशन है, यहाँ पर D1 D2 D3, ये कैसा, ये होमोजीनियस हो गया। अच्छा होमोजीनियस है प्लस आपका कैसा है, नॉन ट्रिवियल है। तो हमने आपको सिंपल बताया कि जब होमोजीनियस हो नॉन ट्रिवियल हो तो आप डिटरमिनेंट को जीरो कर देना, ठीक है। डी को आपको जीरो कर देना है, तो आप डिटरमिनेंट को जीरो कर दीजिए, डेल को आपको जीरो कर देना है। तो यहाँ पर आप डेल निकालो, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 4a हो गया, और ये आपका a हो गया, फिर 1 हो गया, 3b हो गया, फिर ये b हो गया, फिर आपके पास ये 1 हो गया, ये 2c हो गया, और ये c इक्वल टू में 0। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और हम लोग सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम उसमें 2 जीरो बना देते हैं। तो हम लोग R2 को चेंज कर देते हैं, R2 में से अपन क्या कर लेते हैं, R1 को माइनस, फिर हम लोग R3 को चेंज कर देते हैं, और R3 में भी R1 को माइनस कर देते हैं। देखिए अपने पास क्या बनेगा, R1 तो फिक्स है 1 4a और a, ये आपका 0 हो जाएगा। R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो 3b माइनस 4a आएगा। देखो भाई इसमें से इसको माइनस कर रहे हो ना, ठीक है। फिर आपका b माइनस है, इसी तरह आप यहाँ से कर रहे हो तो ये 0 हो गया, ये आपका 2c माइनस का 4a हो गया, ये c माइनस का a हो गया, इक्वल टू में आपका 0 आ रहा है। अब देखो अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3b माइनस का 4a इंटू में c माइनस का a, फिर आप माइनस लगाओगे 2c माइनस का 4a और यहाँ पर b माइनस a बराबर आपका 0, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम लोग कंडीशन बनाएंगे, तो देखो ये हो गया 3bc
माइनस का 3ba माइनस का 4ac प्लस का 4a², ठीक है। और अपने पास ये आ जाएगा 2c माइनस का 2c माइनस का 4ab और प्लस का 4a बराबर में 0, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट लोग इधर सॉल्व कर ले। तो देखो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, 3bc माइनस 3ab माइनस का 4ac प्लस का 4a² माइनस का मल्टीप्लाई कर देना तो माइनस का 2bc प्लस का 2ca माइनस माइनस प्लस का 4ab और माइनस का 4a² इक्वल टू में क्या है, 0 है। देखो कुछ टर्म कट रहे होंगे, तो भाई कौन से कट रहे हैं, ये 4a² कट रहा है। बाकी आप सब ट्रैक करके ऐड करके जो भी हो रहा होगा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल सी बात। यहाँ से आपका bc बच गया और यहाँ से आप देखोगे तो bc हो गया और ये आपका प्लस का ab हो गया, इक्वल टू में इधर आपके पास ac आ जाएगा, 2 का ac आएगा। अब आप abc से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान में, हो जाएगा 1/c, यहाँ पर हो जाएगा 2/b, ठीक है। तो अब ये जब आ गया तो यहाँ से ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये hp को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। करा कि इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। ये बेसिकली बोर्ड के एग्जाम के लिए था, ठीक है। मैंने बता दिया कि जो देखना चाहते आपको, मतलब मेथड अभी हम समझा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। बाकी अभी जो आपके असाइनमेंट होंगे, जो टेस्ट होंगे, तो वहां पर सारी ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं जो ट्रिक्स हैं फिर मेथड हैं सारे आपको एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एक आपको थियरी दे रहे हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह आपको क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशन है। ये आपके पास 4x है माइनस 5y है प्लस का 3z है बराबर में 15। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, माइनस का 3x है प्लस का 2y है प्लस का z बराबर में 2 है। थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, x माइनस वाई प्लस का 2z बराबर में 6। ये आपके 3 इक्वेशन है। कराग भाई इसको मैट्रिक्स मेथड मतलब गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखो सबसे बड़ी समस्या आती है वही एडजॉइंट फाइंड आउट करने। तो यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट निकालने का ट्रिक बताएंगे, पीछे हमने बताया भी है मैट्रिक्स में, वही यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं कि हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशंस में अगर लिखें तो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। इसको हमने ए नाम दे रखा है, इस मैट्रिक्स को बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको 4 आ गया, -5 3 -3 2 1, फिर ये हो गया 1 -1 और 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कैपिटल का एक्स। कैपिटल एक्स क्या होता है, बेसिकली ये होता है स्मॉल में एक्स वाई जेड। फिर आता है इधर आपके पास बी। बी क्या होता है, ये कांस्टेंट हो, तब ये 15 2 और ये 7। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा काम है कि भाई हम क्या करें, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट आप निकाल दो। हमने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया है, सारस रूल हमने बताया, सॉरस मेथड। तो यहाँ पर सॉरस मेथड का आप यूज कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों का एक साथ करना, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। फिर आप देखो इन दोनों का करना और इसके साथ,
ध्यान दीजिएगा, एक एक करके समझा रहा हूं। इधर से पहले मैं ऐसे और ऐसे किया, फिर देखो इस और इसका किया इसके साथ, तो माइनस और 3 तिहाई 9 हो गया ना, प्लस का 9 आ गया। फिर आप देखो इसका और इसका करना इसके साथ, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। ये माइनस का 5 आएगा, फिर आप माइनस लगाना। अब मैं कलर थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब मेरे को इधर से करना है, पहले इसको करना है, इन तीनों को। 3 2 जा 6, सही है। उसके बाद आपको देखना है इन दोनों को कर लेना है इसके साथ, तो 15 दूना 30 हो गया, प्लस का 30 लिख देना। फिर आप देखो इन दोनों को कर देना इसके साथ, तो माइनस का 4। क्या आपको समझ में आया? तो यहां से आपके कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाते हैं। तो ये आपका 20 हो गया, ये आपका माइनस का 32। जब आप खुद से करने लगोगे तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आनंद देगा आपको सॉल्व करने में। तो यहाँ से आपको माइनस का 12 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। और ये कैसी वैल्यू है? नॉन जीरो वैल्यू आ गई। तो ठीक है भैया, जब नॉन जीरो आ गया, अगला आपका कदम क्या है? अगला हमारा टास्क है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहुंचना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के पास, तभी तो हमारा काम हो पाएगा। अच्छा, या फिर इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ। वह तो काम था कि डिटर्मिनेंट चेक करो कि पहले क्या है। डिटर्मिनेंट आपने चेक किया, नॉन जीरो मतलब यूनिक सोल्यूशन तो है। अब एडजॉइंट निकालने का टास्क है कि भाई एडजॉइंट फाइंड आउट कैसे करें, बड़ा लंबा सा उसमें वो प्रोसेस होता है। ये आप प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। लिख रहा हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बना के अभी इसमें फिल नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसे छोड़ रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आना, ये जो आपकी मैट्रिक्स थी इसको एज इट इज लिख देना, ठीक है। जैसे है वैसे का लिख देना, जैसे है वैसे लिख देना। मतलब देखो यहाँ पर 4 था, -5 है, 3 है, फिर क्या था? -3 है, 2 है, 1 है, फिर क्या है? 1 है, -1 है और 2 है। जैसे मैट्रिक्स थी वैसे लिख देना। एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आना है। ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है। C1 और C2 कॉलम को इसके आगे लिख देना, मतलब फिर से लिख देना 4 -3 1 -5 2 और -1, ठीक है। यहां तक आपने लिख दिया, मतलब पहले मैट्रिक्स को लिख देना, फिर वहां से उस मैट्रिक्स के C1 और C2 कॉलम को उसके आगे लिख देना। फिर आप देखो ये आपके पास ये जो आया, ये क्या है? ये R1 रो है और ये R2 रो है। इस R1 और R2 रो के इसके नीचे लिख देना, मतलब देखो ऐसे 4 -5 3 4 -5 -3 2 1 -3 2। उसका अगला काम क्या है? जब आप इतना लिख लेना, यहां तक जब पहुंच जाना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना। अब जो भी आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हॉरिजेंटल करना और यहां पर वर्टिकल लिखना, करना हॉरिजेंटल लिखना वर्टिकल। तो अब मल्टीप्लाई करते चलो, क्रॉस 2 2 जा 4 और +1, यहां पर 5 आ गया तो 5 यहां लिख देना। करना हॉरिजेंटल लिखना वर्टिकल, ध्यान देना। 1 और -6, और -6 मतलब +6 हो जाएगा, तो 7 हो गया, तो इधर 7 लिखेंगे। करेंगे हॉरिजेंटल, लिखेंगे वर्टिकल। क्या समझ पा रहे हो क्यों वर्टिकल लिख रहे हैं? क्योंकि जब वहां पर हम एडजॉइंट निकालते थे तो जो मैट्रिक्स आती थी उसका ट्रांसपोज करते थे ना, वही काम यहां पर कर रहे हैं डायरेक्ट। तो उसके बाद इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तो 3 - 2 मतलब 1 इधर लिख दिया।
फिर आप इसमें करना, इसका इधर इसका इधर, तो -1 +10, तो यहाँ 7 हो गया। सॉल्व करते जाना, ये 8 हो गया, -3 5 आ गया। यहाँ पर इसका करना, -5 + 4 -1 आ गया। फिर इसका करना, -5 -6 -11 हो गया। इधर करना, माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस का 13 हो गया। 8 और प्लस -15 माइनस का 7। लो भाई, एडजॉइंट मिल गया। जब एडजॉइंट मिल गया, अब आपका काम तो हो जाएगा। एडजॉइंट आपको मिल गया, अब आप चाहो तो उसका इनवर्स निकाल दो। तो ए इनवर्स पहले निकाल दो। हम अगर इस फॉर्मूले पर रखना चाहें तो ए इनवर्स क्या होगा, या फिर आप ए इनवर्स निकाल देना, या फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कर देना, दोनों आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ए इनवर्स निकाल दे रहे हैं, तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट -12 है, तो कितना हो जाएगा, -1/12। मैट्रिक्स ऑफ यहाँ पर जो आया है वो 5 7 -11 7 5 -13 1 -1 -6। क्या यहाँ तक आप सहमत हो बात से? अब और आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, x = ए इनवर्स में b चाहिए। सही है। अब ये कैसे मिलेगा, ये आपका x इनवर्स तो मिल गया ना, a इनवर्स तो मिल गया, कितना, -1/12 डिटर्मिनेंट ऑफ, और b आपके पास क्या है, b आपका जो वहां पर कांस्टेंट थे, 15 था, 2 था, और यहाँ 7 था। ये कितना आया, ये आया आपके पास 5 7 -11 7 5 -13, यहाँ था 1 -1, ये 7 है, और ये था -7। अब आप देखो, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है, ये -1/12। अब देखो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये 3x1 की, इसमें 3 रो 1 कॉलम, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। अब जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। तो यहाँ पर कितने का, 3x1 का मैट्रिक्स बनने वाला है। अब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो आपके पास ये 75 हो गया, और ये आपका 2 है, तो प्लस का 14 हो गया, और माइनस का 77 हो गया। सेकेंड आप रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, ये हो गया 105 प्लस का 10 और माइनस का 91 हो गया। फिर आप थर्ड वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, ये 15 हो गया, -2 हो गया, माइनस का 49। आप इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का 1/12, ये हो गया आपका 89 -77, ये हो गया 115 -91, ये हो गया 15 -51। और आगे इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का 1/12, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 24, ये हो गया माइनस का 36। मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास क्या होगा, कैपिटल एक्स की वैल्यू रख देना, कैपिटल स्मॉल XYZ हो गए। यहाँ पर मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2, और ये 3। यहाँ से वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -2, और जेड की वैल्यू 3। ठीक है, तो आप इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से ऐसे सॉल्व कर, ठीक है, डिटर्मिनेंट के मेथड से
बाय द गॉस जॉर्डन मेथड आप ऐसे इजिली उसको सॉल्व करना, ठीक है। वहां पर जो C11 C12 निकालते थे वो और बड़ा हो जाएगा, तो आप प्रयास करिएगा कि इस मेथड का यूज कर लेना। बेसिकली ये बोर्ड एग्जाम में आपको यूज करना है, वो भी C1 C2 वाला लगाना, ठीक है। जब ना आए तो आप इसको लगा चेक करने के लिए, आप इसको एडजॉइंट आप चेक करना है तो ये वाला मेथड से आप चेक कर लेना कि क्या जो हमने निकाला है वो एक्चुअल में सही है या नहीं सही, ठीक है। बाकी हम लोग कंपटीशंस की यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं लाइक थियरी, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, क्रैमर रूल्स का यूज करेंगे, एक हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी पर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करें। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक डिटरमिनेंट है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ इस तरह से है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर ये सारे के सारे वेरिएबल्स है, कांस्टेंट कोई नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले देखिए ये आपकी R1 रो है, ये आपकी R2 रो है, और ये आपकी R3 रो है। तो सबसे पहले मतलब या तो हम किसी एक रो में करेंगे या फिर हम किसी एक कॉलम में करेंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो मान लो अगर मैं R1 के साथ कर रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, F2 डैश F3 डैश, ठीक है। फिर आप प्लस लगाना, फिर आप क्या करोगे, ये फर्स्ट और थर्ड वाले फिक्स कर देना, सेकेंड वाले के साथ करना, ठीक है। G1 डैश G2 डैश G3 डैश, ठीक है। फिर आप प्लस लगाना, फिर लास्ट वाले के साथ H1 डैश H2 डैश, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो, प्लस प्लस करके, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल्स है। ये तो मैंने रो वाइज बता दिया। अब अगर इसको कॉलम वाइज आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो नीचे फर्स्ट वाले पहले कॉलम में करना है F1 डैश G1 डैश H1 डैश, बाकी दो को फिक्स करना, फिर फर्स्ट और थर्ड को फिक्स कर देना, सेकेंड वाले के साथ कर देना F2 डैश G2 डैश H2 डैश, फिर आप थर्ड वाले के साथ करना तो फर्स्ट और सेकेंड को फिक्स कर देना F3 डैश G3 डैश H3। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं दिस इज फॉर एफ ऑफ एक्स, और हम लोग ये जानते हैं कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स बी अ पोलिनोमियल इन एक्स, then the coefficient of x की पावर n इन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, वो होता है कि 1 में पावर का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद होता है एफ एन जीरो, यहाँ पर एन किसको, उसके डेरिवेटिव को, ठीक है। वैल्यू वहां पर क्या रखना होता है, जीरो। अब देखो अगर ये एफ ऑफ एक्स इसका हमें डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट हम लोग रो वाइज करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर एफ डैश एक्स की बात करें तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या होगा, रो में कर रहे हैं तो दिस पहले पावर आएगा साइड में A1 B1 1 प्लस एक्स, A1 B1 -1 आएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, A1 B2 1 प्लस का एक्स, A1 B2 माइनस का 1 आएगा। फिर अगला वाला आपके पास क्या होगा, A1 B3 1 प्लस एक्स की पावर में A1 B3 -1 आएगा। अगले वाले में इन दोनों को फिक्स रखना है, मतलब 1 प्लस का एक्स रहने वाला है, यहाँ पर आएगा A2 B1, और ये आ जाएगा 1 प्लस का एक्स A2 B2, ये आ गया 1 प्लस का एक्स A2 B3, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, ये भी फिक्स रहने वाला है 1 प्लस का एक्स A3 B1 1 प्लस का एक्स
1 प्लस एक्स A3B2, फिर आएगा 1 प्लस का एक्स A3B3। ठीक है, फिर अपन लगाएंगे प्लस, और फिर से आप की बार फर्स्ट और थर्ड को फिक्स करेंगे, सेकंड का करना है प्लस। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर में A1B1, 1 प्लस एक्स की पावर में A1B2, 1 प्लस एक्स की पावर में A1B3। फिर आप सेकेंड वाले का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो पावर साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा A2B1, 1 प्लस एक्स A2B1 माइनस 1। यहाँ पर आएगा A2B2, 1 प्लस एक्स A2B2 माइनस 1। यहाँ पर आएगा A2B3, 1 प्लस एक्स A2B3 माइनस 1, और नीचे वाला फिर से फिक्स रहेगा, तो 1 प्लस एक्स A3B1, 1 प्लस एक्स A3B2, और ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स A3B3। ठीक है, फिर से अगेन हमें करना है एक बार और, फिर से प्लस लगाएंगे और लास्ट वाले का करना है। तो देखो अब की बार क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड वाले फिक्स रहेंगे, थर्ड वाले का करना है तो फिक्स कर देते हैं। देखो यहाँ पर 1 प्लस का एक्स A1B1, 1 प्लस का एक्स A1B2, 1 प्लस का एक्स A1B3। सेकेंड वाला भी फिक्स रहने वाला है, तो 1 प्लस एक्स A2B1, 1 प्लस एक्स A2B2, 1 प्लस एक्स A2B3। लास्ट वाले का करना है, तो जब आप लास्ट वाले का करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये A3B1 साइड में आएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस का एक्स और A3B1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा A3B2 और ये 1 प्लस का एक्स और A3B2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट वाले का करना है, तो A3B3 साइड में आएगा, फिर 1 प्लस का एक्स आएगा, A3B3 माइनस 1 आएगा। थोड़ा सा कट रहा होगा, ठीक है, पर आप सुन रहे होंगे तो आप साथ साथ नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमने क्या निकाला, ये एफ डैश एक्स निकाला। अब यहाँ पर जब सारी वैल्यू को अगर हम लोग जीरो कर देंगे, एफ डैश जीरो निकालेंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रख हो जाएगा। तो देखो अपने पास बचेगा क्या, जैसे अपन एफ डैश जीरो करेंगे तो जहां जहां एक्स होगा 1 प्लस एक्स वाला तो वो जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले बचेगा फर्स्ट वाले में A1B1, फिर बचेगा A1B2 और फिर बचेगा A1B3। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे क्या होंगे, जैसे जीरो रखोगे यहाँ 1 1 आ जाएंगे, 1 1 1, फिर से 1, फिर से 1। ठीक है, फिर अगला वाले में जाएंगे, ये ऊपर वाला 1 1 1 रहेगा, नीचे वाला 1 1 1 रहेगा, बीच वाले में चेंजमेंट होगा, यहाँ पर आएगा A2B1 बचेगा, यहाँ पर A2B2 बचेगा, यहाँ पर A2B3 बचेगा। ठीक है, फिर जब थर्ड वाला का देखोगे वहां पर देखो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले फिक्स रहने वाले हैं। थर्ड वाले में क्या आएगा, A3B1, A3B2 और A3B3। अब देखो यहाँ पर दो रो आइडेंटिकल हैं, दो रो आइडेंटिकल हैं, टू रो आर आइडेंटिकल। और जब दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। भाई ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। यहां से हमें क्या पता चला, एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें जीरो मिल गई, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स
इन किस में, एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स चाहिए ना, एक्स की पावर एन जब होता था तो यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश जीरो अपान में ओनली एन फैक्टोरियल आता है, तो यहाँ पर वन है एन की वैल्यू, तो वन फैक्टोरियल हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ही आने वाला। तो जीरो इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। अब देखो ये वन वन कैसे आया, देखो यहाँ पर देख लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब मैंने एफ डैश जीरो रखा, जैसे जीरो रखोगे तो यहाँ पर जीरो रखोगे तो ये वाला बचेगा, बाकी सब वन हो जाएगा, है ना। बाकी जब इस वाले में रखोगे तो पावर कुछ भी हो उसे मतलब नहीं, क्योंकि वन की पावर हो कुछ भी हो वन ही मिलने वाला है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखने में बड़ा था बट बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कैपिटल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या दे रखा है यहाँ पर, एफ जी और एच। यहाँ पर देखिए ए बी और सी, ए वन बी वन और ये जो सी वन है, ये दोनों कैसे हैं, ये आपके कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो किसी एक का आप इंटीग्रेशन कर दो। अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रेशन लैम्डा टू म्यू या कैपिटल एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा। बाकी ये दोनों कांस्टेंट है तो उसमें कुछ करना नहीं है, एक वाले जो आपके पास वेरिएबल है उसको कर दो, बाकी दोनों फिक्स रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया है। आलसो अगर मान लो, अभी तो हमने रो वाइज कर दिया, अगर मान लो कॉलम वाइज हो तो, मतलब अगर ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा हो, वेरिएबल कॉलम में हो, मतलब एफ जी एच यहाँ पर हो कॉलम में फर्स्ट, ये ए बी सी ये भी फिक्स है, ए वन बी वन और सी वन, चूंकि ये क्या है कांस्टेंट है। अब जब आप इसका करोगे इंटीग्रेशन लैम्डा टू म्यू कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पर इंटीग्रेशन लैम्डा टू म्यू स्मॉल में एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए वन, फिर लैम्डा टू म्यू डी डी एक्स, यहाँ पर ये बी वन हो गया, ठीक है। के बाद लैम्डा टू म्यू ये आपका एच डी एक्स हो गया, ये सी आपका सी वन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर डेल्टा एक्स आपको दे रखा है, डेल्टा एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो आर वन रो है वो आपका कैसा है, वेरिएबल से, आर वन रो कैसा है, वेरिएबल है। बाकी आपके पास ये जो दोनों है रो उसी क्या कांस्टेंट है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है कि इनडिफिनिट इंटीग्रल पूछा रहा है। इनडिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग एक सी भी जोड़ेंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें ऐड करना होता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो हट जाता है जब लिमिट अप्लाई करते हैं। तो डेल ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास क्या होगा, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, ये ई की पावर एक्स ही रहने वाला, कास का साइन एक्स हो जाएगा, बाकी ये फिक्स ही रहने वाले हैं, थ्री माइनस टू और ये सेवन हो गया, ये जीरो है, ये फाइव है और ये 11 है, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस इंटीग्रल की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ये तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दो कांस्टेंट थे इसलिए हमने डायरेक्ट इसको कर लिया, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं सर किस कंडीशन में हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन है कि लेट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है और इस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट है सारे वेरिएबल्स हैं, और यहां से इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है, इस डिफरेंशिएट इस डिटर्मिनेंट को इंटीग्रेट करना है लिमिट 0 से पाई बाय 2 में। तो जब भी आपको एक रो या एक कॉलम से ज्यादा रो और कॉलम में वेरिएबल्स दिखे, मतलब एक रो और एक कॉलम से ज्यादा, मतलब दो रो में दिख जाए या तीन के तीनों रो में दिख जाए या तीन के तीनों कॉलम में दिख जाए, तो उस केस में पहले उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, उसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेना, फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर देना, ठीक है, उसको मतलब इंटीग्रेट कर लेना, तो उससे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप उसी में उलझ जाओगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें तो सबसे पहले हम लोग इसमें
डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई C2 को हम लोग यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं और हमारा टास्क ये है कि थोड़ा सा इसको हम इजी बना लें, 0 0 के जैसा बना लेते हैं। दो मतलब कम से कम दो जीरो बना लो, मतलब कुछ ऐसा बना लो कि वो इजी हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि C2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स C1 कर देते हैं। मतलब ये जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये आपका सेक एक्स ही रहेगा। ये आपका कॉस स्क्वायर, चूंकि ये आपकी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे हो, C3 में भी हम लोग कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। ये आपका सेक स्क्वायर एक्स है प्लस का कोट एक्स है इंटू में कोसेक एक्स है। ये आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है। ये आपका क्या है, कोस स्क्वायर में एक्स। ठीक है, हम लोग C2 में चेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर C2 और माइनस का जब हम लोग कास स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो कास माइनस का कॉस, मतलब यहाँ अपने को जीरो मिल जाएगा। और यहाँ जब करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर 4x बचेगा। यहाँ लास्ट में करेंगे तो ये भी आपको जीरो दे देगा। क्या आप यहाँ तक सहमत हो? अब अगर इस C2 वाले कॉलम से हम कास स्क्वायर एक्स माइनस कास की पावर 4 को कॉमन कर ले तो देखो ये थोड़ा सा इजी दिखने लगेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर 4x। जैसे आप इस डिटरमिनेंट से बाहर करोगे, देखो ये आपका सेक एक्स, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका 1, यहाँ पर बचेगा 0, ये 1 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स। ये हो गया आपके पास कोसेक स्क्वायर, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख रहे हैं, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, बाकी वो दो दो जीरो हैं तो उससे ऑलरेडी जीरो ही मिलेगा, बचेगा ये 1 वाला। तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो देखो अपने पास ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस की पावर 4x। क्या बच रहा है, यहाँ पर अपने पास बच रहा है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स। यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है कोस स्क्वायर में एक्स। ठीक है, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कॉमन आपने क्या निकाला था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर में 4x। ठीक है, फिर उस माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख देना तो अपने पास आ जाएगा कोस एक्स माइनस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट का एक्स इंटू में कोसेक का एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेना तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करना, ये कॉस एक्स, ये 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा कॉस अपन साइन कॉस एक्स और दो, तो मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस क्यूब एक्स। फिर से यहाँ कॉमन कर लो, माइनस का कॉस क्यूब एक्स कॉमन करो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 5x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, ये एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब इंटीग्रेट करोगे 0 to π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन 0 से π/2 कास की पावर में 5x डी एक्स माइनस में यहाँ पर इसको करोगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप गामा बीटा लगा दीजिएगा।
हम यहाँ पर गामा बीटा लगाएंगे, तो ये आपका अप्लीकेबल होता है इंटीग्रेशन 0 to π/2 पर साइन की पावर पी एक्स कास की पावर क्यू एक्स की जो वैल्यू होती है गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपान में 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2, ये फार्मूला होता है। अलग अलग करके सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले अगर मैं निकालूँ कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि कास वाला टर्म नहीं है ना, तो कास वाले टर्म को जीरो कर लेना, जीरो कर लेना, तो क्यू की वैल्यू जीरो रखोगे, है ना। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स कर ले और कास की पावर 0 x कर ले इंटू टी। अब समझ में आ रहा है क्या? अब देखो यहाँ पर p प्लस गामा p प्लस मतलब 3/2 क्यू प्लस मतलब 1/2 अपान में 2 गामा, दोनों का सम p प्लस क्यू, तो 2 और 0 प्लस 2 मतलब 4/2। क्या आप समझ पा रहे हो? अच्छा, गामा 3/2 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/2 गामा 1/2 आ जाएगा, है ना। 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 पहले से है। नीचे आएगा 2 गामा 2, गामा 2 की वैल्यू हो गया 1 फैक्टोरियल, गामा 2 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रोड का पाई, तो पाई हो गया, नीचे आ गया 2, क्या आ जाएगा π/4, ठीक है, क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। एक का निकाल दिया। अभी और हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो अभी हम इसको इधर निकाल देते हैं, ये वाले को 0 से π/2 कास की पावर 5x और dx। साइन वाला नहीं है, साइन वाला नहीं है तो अपने पास क्या आ जाएगा, गामा का 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 मतलब गामा का 3 आ जाएगा, नीचे दोनों का सम आ जाएगा 7/2। इसको सॉल्व कर लो, ये रूट पाई हो गया, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, नीचे भी 2, ये हो गया आपका 5/2 3/2 1/2 रूट पाई आ, ठीक है। अब देखो इस 2 से 2 को कैंसिल कर देना, रूट पाई से रूट पाई को, यहाँ से आ गया 8/15, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं, तो कितना हो गया, माइनस कॉमन कर लेना, ये आ जाएगा 8/15 और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 5/4। ये आपका फाइनल आंसर था इसको। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी जिन्हों गामा बीटा जिनको नहीं पता है वो जाकर के हमारे इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर को देखिएगा, वहां पर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पर आप देखिए कि ये जो दो आपके रो हैं ये कैसे हैं, कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो ना, समस्या कहाँ है। जब कांस्टेंट है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, तो हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 f(x) dx इज इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट कर, ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x इंटू में dx, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln में साइन x dx, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रोड का साइन x dx अपान में रोड का साइन x प्लस रोड का cos x। बाकी जो जैसा है वैसे लिख दो, n है समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n, तो k है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ है k इक्वल टू 1 to n, तो में k यह है आपका 8/15, यह है π/2 ln 1/2, यह है π/। अब देखो 1/1 करके इसकी वैल्यू आप निकालोगे,
इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx ये बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 कास की पावर 5x dx के। की वैल्यू आएगी कितनी, 8/15। अभी आपने सॉल्व किया, कैसे निकाला, गामा बीटा लगाया था ना, गामा बीटा। तो गामा बीटा से क्या हो जाएगा, गामा जैसे आप लगाओगे 5 तो गामा 3 हो गया, फिर गामा 1/2, नीचे अपने पास 2 टाइम गामा 7/2 को सॉल्व करना। ये 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, ये रूट का पाई हो गया, नीचे 2 आ गया, ये 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, तो रूट पाई से रूट पाई 2 से 2, बाकी इसको सॉल्व करोगे तो 8/5। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln sin x dx की जो वैल्यू होती है वो होती है एक तो π/2 माइनस का π/2 ln 2 के बराबर होती है, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं कि π/2 ln 1/2 भी लिख। ठीक है, और एक हमारे पास होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट में साइन एक्स dx अपान में अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कोस एक्स। ये आपके पास क्या होता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होता, मतलब π/4 आएगा। अब अपने क्वेश्चंस पर आ जाओ और यहाँ पर सारी वैल्यू को रख दो। इसकी वैल्यू आपने निकाला कितना, 8/15। इसका आपने निकाला ln 5/2 ln 1/2 और इसका आपने निकाला π/4। उसके बाद आपके पास यहाँ पर था n था, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू सॉरी k इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या था, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू यहाँ k था, फिर यहाँ था प्रोडक्ट ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू में k था। ये आपके पास आ रहा था नीचे 8/15 π/2 ln 1/2 और यहाँ π/4। ये किसकी वैल्यू है, ये है इंटीग्रेशन 0 से π/2 f ऑफ x से dx। अब देखो यहाँ पर ये r1 है, ये आपकी r3, ये दोनों कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और जब ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 f ऑफ x dx की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो 0 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमें यहाँ पर सिग्मा और प्रोडक्ट, यहाँ पर ये प्रोडक्ट का, ये आपके पास समेशन सम का साइन है, ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हमें सिग्मा और प्रोडक्ट का हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी आर हमारे पास गिवन है, डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है, जहां पर आपके पास एफ और जी आर और एच आर ये क्या है, आपके पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ए बी सी और A1 B1 C1 ये सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में समेशन का यूज करना है तो समेशन हम कहाँ लगाएंगे, यहीं पर लगाएंगे जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होंगे, है ना, कांस्टेंट पर तो लगाएंगे नहीं। तो आपके पास ये हो जाएगा, जहां जहां वेरिएबल्स होंगे वहां लगा देंगे। अब प्रोडक्ट भी हम लोग वहीं लगाएंगे जहां जहां वेरिएबल्स होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से अपने पास यहाँ पर आपके पास डेल आर गिवन है और आपको कह रहा है कि समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू n डेल आर की वैल्यू जो है 0 होगी, ये आपको प्रूफ कर देना है। तो इसको आप कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले आपका डेल आर गिवन है, तो हम यहाँ पर समेशन हमें निकाल देते हैं, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 टू n डेल्टा आर। तो जैसे आप यहाँ पर निकालोगे, चूंकि यहाँ पर आपके पास आर, हमारे पास आर वाला ही वेरिएबल्स होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर ये R2
और ये जो R3 है ये क्या है, कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स यही है और R1 वाला ही वेरिएबल्स है, तो यहीं पर अपन समेशन लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 0 टू n टू R माइनस 1। फिर है आपके पास समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 0 टू n NCR, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 0 टू n इंटू में 1। ठीक है, और आपके पास फिक्स क्या है, यहाँ पर है आपके पास n स्क्वायर माइनस 1, यह है 2 की पावर n, ये आपके फिक्स रहने वाला है n+1। नीचे आपके पास क्या है, ये है आपके पास कॉस स्क्वायर n स्क्वायर, ये है आपके पास कॉस स्क्वायर n, और ये है कॉस स्क्वायर n+1। ठीक है, अब देखिए 1 बाई 1 करके इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग करके बाहर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि समेशन ऑफ R रन फ्रॉम 0 टू n टू R माइनस 1, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स समेशन ऑफ R रन फ्रॉम 0 टू n टू R माइनस समेशन ऑफ R रन फ्रॉम 0 टू n इंटू में 1। अब देखो यहाँ पर ये 0 से रन कर रहा है, n तक जा रहा है, तो आपके पास 0 से 0 तो काउंट 0 रखोगे तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास क्या मिल जाएगा, देखो ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 2 3 इस तरह कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, मतलब टोटल n टर्म का सम चाहिए। तो क्या होगा फार्मूला, वो हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाइंग n+1/2। अब देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 पर भी ये 1 देगा और n तक जा रहा है, तो टोटल यहाँ टर्म हो जाएंगे n+1। ठीक है, इसको इससे कट कर दो, अगर यहाँ से n+1 आप कॉमन करो, ये बचेगा n-1, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि समेशन ऑफ R रन फ्रॉम 0 टू n टू R माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपको पता हो गया। उसके बाद अभी हमें नीचे निकालना है किसकी वैल्यू, हमें फाइंड आउट करना है, इधर मैं साइड में नेक्स्ट स्लाइड पर फाइंड आउट कर लेता हूँ कि समेशन ऑफ R रन फ्रॉम 0 टू n NCR निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर जैसे वैल्यू रखेंगे, ये हो गया NC0 NC1 NC2 अप टू लास्ट में क्या आएगा NCN, लास्ट में क्या आएगा NCN। अब ध्यान दो यहाँ पर कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है NC0 NC1 इंटू में x आता है, फिर होता है NC2 इंटू में x स्क्वायर प्लस में अप टू NCN x की पावर n। अगर यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो क्या होगा, 2 की पावर n हो जाएगा, यहाँ पर होगा NC0, फिर आएगा NC1, फिर आएगा NC2 अप टू यहाँ पर क्या होगा NCN ही आने वाला। तो आपके पास यही तो लिखा हुआ, तो ये किसके बराबर होगा, ये 2 की पावर n के बराबर हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज फॉर 2 की पावर n। अब देखो सारी वैल्यू आपने निकाल दिया, यहाँ पर आप रख दीजिए, जो हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे ये आ गया आपके पास कितना n स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये 2 की पावर n आ गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी n+1 आएगी। नीचे कितना n स्क्वायर माइनस 1 है, ये 2 की पावर n है, ये भी n+1 है। नीचे ये क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर n स्क्वायर है, ये है आपके पास कॉस स्क्वायर n, ये है आपके पास कॉस स्क्वायर n+1। अब देखो इसका ये R1 रो और R2 रो ये आइडेंटिकल हो गए, और जब आइडेंटिकल हो गए
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब आपका जो ये प्रूफ करना था समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n डेल r की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए डेल आर गिवन है और आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर ये C1 कॉलम है, ये आपका C2 कॉलम है, ये आपका C3 कॉलम है, और यहाँ पर देखो C2 और C3 कॉलम कैसे हैं, दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं। कैसे आ भाई, कांस्टेंट है। अच्छा, जब कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप लगा दो प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट आप कहां से निकालना है, r इज इक्वल टू 2 से लेकर के n+1 तक निकालना है डेल आर का। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज एक ही कॉलम में वेरिएबल्स है, बाकी 2 कॉलम कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 2 टू n+1 r-1। ठीक है, बाकी ये n फैक्टोरियल रहेगा, ये 6 रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ r रन फ्रॉम 2 टू n+1 r-1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ r रन फ्रॉम 2 टू n+1 r-1 का क्यूब। ये हो गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये हो गया n फैक्टोरियल का क्यूब, ये हो गया 4n-2, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 2। तो हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट आपको करना है, यहाँ पर 2 से स्टार्टिंग है कि नहीं, तो 2 जैसे यहाँ रखोगे तो 1 आएगा, प्रोडक्ट का साइन है तो प्रोडक्ट होगा 1 2 3, लास्ट आपको कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या होगा 1 2 3 अप टू कहाँ तक, n का होल स्क्वायर, ये 1 2 3 अप टू n क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, ये n फैक्टोरियल का, ये 6 है, यहाँ पर 4n-2, ये 3n स्क्वायर माइनस का 2n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 1 से लेकर के n टर्म का प्रोडक्ट करना है, तो किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है 1 2 3 अप टू n टर्म का मल्टीप्लाई होता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इधर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ r रन फ्रॉम 2 टू n+1 डेल r इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 6, ये हो गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये भी है n फैक्टोरियल का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4n-2, यहाँ आएगा n फैक्टोरियल का क्यूब, और ये भी रहेगा n फैक्टोरियल का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर आप देखो C1 एंड जो C3 कॉलम है वो कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, और जब आइडेंटिकल हो गए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो प्रोडक्ट ऑफ r रन फ्रॉम 2 टू n+1 डेल r की वैल्यू जो होगी वो 0। ये आपका क्या हो गया है। यहाँ पर मेरा टास्क था आपको कॉन्सेप्ट को समझाना। ठीक है, तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली मोस्टली फिनिश होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे, ओनली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट